ना 2 फेज में डिवाइड करते हैं पहले, एक तो इंटरफेज, दूसरी एम फेज। इंटरफेज में 3 उसमें सब फेजेज आते हैं, G1, G2, G1S, G2, ठीक है। एंड एम फेज में 4 फेज आते हैं, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। ये माइटोसिस के लिए होगा। मियोसिस के लिए, मियोसिस में मियोसिस को 2 फेज में डिवाइड किया गया, मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2। फिर ठीक है, तो मियोसिस 1 ना जिस तरह से माइटोसिस है ना उसी तरह से होते हैं, बस इसके प्रोफेज में सब फेजेज आ जाते हैं, 5 सब फेजेज आते हैं। कौन कौन से आते हैं? लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकेटीन, डिप्लोटीन, डाइकाइनेसिस। अच्छा ये शायद नहीं पढ़ना है ना? अच्छा वो ओके, हमें लगा कि शायद ये भी पढ़ना है, मैंने आगे तुमको नहीं देखा था वो चीज़ें, हमें इतना ही केवल दिखा हूँ कि सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन, तो हमें लगा कि माइटोसिस के साथ मियोसिस भी होगा उसमें, कोई बात नहीं, ठीक है। चलो, तो हम ना इसमें क्या क्या 2 चीज़ें ये इसमें पढ़नी है हमें। पहले तो एक पढ़ना है स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोजोम, ठीक है, एंड सेकेंड पढ़ना है सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन, दोनों चीज़ें इसमें हमें पढ़ने हैं। क्रोमोजोम होता क्या है? पहले क्रोमोजोम होता क्या है? जब क्रोमोजोम्स, अच्छा क्रोमोजोम होता क्या है पहले उस पर आते हैं। जब सेल नॉन डिवाइडिंग फेज में रहते हैं, अनडिवाइडिंग फेज में रहते हैं सेल्स, तो इस सेल्स, सपोज ये मान लो सेल है, और सेल जब ये नॉन डिवाइडिंग फेज में है तो न्यूक्लियस के इनसाइड, ठीक है, न्यूक्लियस के इनसाइड यहाँ पे अनक्वाइल्ड, ठीक है, अनक्वाइल्ड, ठीक है, या अनकंडेंस्ड थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं, वो होते हैं क्रोमैटिन फाइबर्स होते हैं, या उसी को बोलते हैं क्रोमैटिन्स। सीधे सीधे क्रोमैटिन को समझने के लिए ना तुम ऐसे बोल सकते हो, जो गिट्टी होता है ना, थ्रेड होते हैं ना, गिट्टी देखो जो जिसे स्टिच करते हैं क्लोथ्स को, तो जब उसको खोल करके बाहर छोड़ देते हो ना, तो वो क्या होता है, अनक्वाइल्ड रहते हैं, है ना, अनक्वाइल्ड रहते हैं, या उसी को क्या बोल सकते हो कि अनकंडेंस्ड है। तो उसी कंडीशन में जो डीएनए रहते हैं, नॉन डिवाइडिंग फेज या नॉन डिवाइडिंग कंडीशन ऑफ दिस सेल, उस कंडीशन में जो रहते हैं ना थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स जो अनक्वाइल्ड रहते हैं, उसे ही हम क्या बोलते हैं, क्रोमैटिन फाइबर्स या क्रोमैटिन इसको बोलते हैं। क्लियर है? सीधे सीधे कि डीएनए क्या है ना, एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स है, ठीक है, थ्रेड थ्रेड मतलब धागे जैसे स्ट्रक्चर्स है। अब इसको ना, इसको खोल करके और बाहर छोड़ दोगे तो अनक्वाइल्ड है, ठीक है, अगर किसी स्ट्रक्चर पर उसको रैप कर दोगे तो क्वाइल्ड हो जाएगा। चीज़ें समझ में आ रही है ना? तो जो अनक्वाइल्ड कंडीशंस में है ना, इसी को हम क्या बोलते हैं, क्रोमैटिन, क्रोमैटिन फाइबर्स बोलते हैं। अब ये क्रोमैटिन्स, ये इस कंडीशन के लिए हम, मैंने क्या बोला कि ये क्या है, ये क्रोमैटिन या क्रोमैटिन फाइबर है, क्रोमैटिन या इसी को बोलते हैं क्रोमैटिन फाइबर। अभी इसके डेफिनेशन में लिख लेंगे, बट ना उससे पहले चीज़ें समझ लो, ठीक है। अब यही सेल्स क्या जाते हैं, ये सेल डिवीजन में जब जाते हैं, सेल डिवीजन के कंडीशन में जाते हैं, तो होता क्या है सेल डिवीजन्स में, क्योंकि ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स है, और सेल डिवीजन होगा मतलब कि एक सेल से 2 सेल्स बनेंगे, और एक सेल से 2 सेल्स बनेंगे तो सारे के सारे जितने सारे मटेरियल प्रेजेंट है इनसाइड द सेल्स, साइटोप्लाज्म और द न्यूक्लियस, उसको दोनों सेल्स में इक्वली डिवाइड करनी है, सो दैट अब ये अनटेंगल्स अनक्वाइल्ड थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स है, इस तरह से जा नहीं सकते हैं। तो सबसे पहले ये क्या करते हैं, क्वाइलिंग करना स्टार्ट करते हैं। क्वाइलिंग, क्वाइलिंग मतलब कि एक स्पेसिफिक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स की फॉर्मेशन करते हैं, स्पेसिफिक कंडेंस्ड थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स की फॉर्मेशन करते हैं, और उसी स्पेसिफिक कंडेंस्ड थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स को हम बोलते हैं क्रोमोजोम। बेसिकली तुम क्रोमोजोम्स का आगे स्ट्रक्चर्स भी देखोगे कि ऐसे देखने को मिलता है, ठीक है। और जो ये स्ट्रक्चर्स बना है, कैसे बना है, ये जो देखने को मिल रहा है ना, ये थ्रेड लाइक अनटेंगल्ड स्ट्रक्चर्स है ना, ये क्या होती है ना, ये कंडेंस्ड होना स्टार्ट करते हैं। जैसे कि ना रस्सी को, जैसे कि एक खुला हुआ रस्सी है, जब उसको मतलब कि बटना स्टार्ट करते हो तो एक स्ट्रक्चर्स में आना स्टार्ट करेंगे, और वही स्ट्रक्चर्स फॉर्म करते हैं, ये क्रोमोजोम्स की फॉर्मेशन करते हैं ये, ठीक है। अब आगे जब हम पढ़ेंगे माइटोसिस पढ़ेंगे, तो वो भी पढ़ेंगे कि पार्टिकुलरली प्रोफेज या कौन से फेज में, एम फेज के कौन से फेज में जाकर वो क्रोमोजोम्स की फॉर्मेशन करते हैं। शायद पढ़े होंगे, अभी तक थोड़ी बहुत आइडिया होगा। तो प्रोफेज स्टार्ट होते होते क्रोमोजोम्स की फॉर्मेशन हो जाती है, या एंड होते होते क्रोमोजोम्स की फॉर्मेशन कंप्लीट हो जाती है, ठीक है, ये चीज़ें हैं।
बच्चे किसी को डाउट, किसी को कुछ यहाँ पे समझने में कोई दिक्कत हो रहा है क्या? नहीं ना दिक्कत हो रहा है? तो क्रोमैटिन्स कब फॉर्मेशन होती है? ड्यूरिंग अनडिवाइडिंग सेल्स। अनडिवाइडिंग सेल्स में जो नेटवर्क ऑफ थ्रेड लाइक अनकंडेंस्ड क्वाइल्ड स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं, ये होंगे क्रोमैटिन्स। और यही ड्यूरिंग सेल डिविजन्स जो कंडेंस्ड क्वाइल्ड थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स की फॉर्मेशन करते हैं, वो क्या हो जाएंगे? क्रोमोजोम। क्लियर? ठीक है। तो होता यही है कि सेल डिवीजन के टाइम में ये जो अनक्वाइल्ड अनकंडेंस्ड स्ट्रक्चर्स है, ये क्या करते हैं? एक पार्टिकुलर क्वाइल्ड कंडेंस्ड स्ट्रक्चर्स की फॉर्मेशन करते हैं, और इसी को हम क्या बोलते हैं? क्रोमोजोम बोलते हैं। तो ये क्या है? सभी के सभी क्रोमोजोम है ये। ठीक है। कब फॉर्म होते हैं ये? ड्यूरिंग सेल डिवीजन। ठीक है। ये कब प्रेजेंट होती है? बिफोर द सेल डिवीजन या नॉन डिवाइडिंग सेल्स में प्रेजेंट होते हैं ये। ठीक है। ये कहाँ कब मिलेंगे? प्रेजेंट इन नॉन डिवाइडिंग सेल। ठीक है। डेफिनेशन के लिए लिखना चाहते हो तो डेफिनेशन अभी हम लिख सकते हैं इसका। ठीक है। पहले डायग्राम बनाएंगे और क्रोमैटिन का डेफिनेशन लिखेंगे, फिर क्रोमोसोम का डेफिनेशन लिखेंगे। ठीक है। ये बताना पड़ेगा कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन कौन से है, न्यूक्लियस क्या है। ठीक है। मैं तो इसको लेबल कर दूंगा, नहीं तो तुम बोलोगे ये क्या है? ये है साइटोप्लाज्म। बच्चे मैंने ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन सिंगल मेम्ब्रेन दिखाया जाता है, बट इस तरह से होता नहीं है। बताने के लिए जल्दी जल्दी वो चीज़ें बताए हैं। डबल मेम्ब्रेनस सेल ऑर्गेनल्स होते हैं न्यूक्लियस। ठीक है ना? हाँ, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर हो जाते हैं ड्यूरिंग सेल डिवीजन। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर। बढ़िया, बहुत बढ़िया है। ठीक है, एकदम सही। ठीक है, बिल्कुल। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होते हैं एम फेज में। एम फेज में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, जैसे प्रो फेज स्टार्ट होती है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसइंटीग्रेट होना स्टार्ट हो जाते हैं। प्रो फेज से मेटा फेज में जाते जाते कंप्लीटली डिसइंटीग्रेट कर गए रहते हैं, और क्रोमैटिन क्रोमोसोम्स क्लियरली विजिबल हो जाते हैं। इसलिए शायद उसमें जब पड़ेगा ना कि बेस्ट फेज फॉर दी, मतलब कि सीइंग करने के लिए क्रोमोसोम्स को बेस्ट फेज कौन सा होता है? अच्छा, बेस्ट फेज सेल साइकिल का कौन सा होता है? जिस फेज में हम क्रोमोसोम्स को देख सकते हैं, विजिबल हो सकता है, तो वो फेज होता है तुम्हारे एम फेज होता है। ठीक है, क्योंकि एम फेज में क्लियरली ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स बन जाते हैं। हाँ, ठीक है, एकदम सही। तो ये क्रोमैटिन है, तो इसके कंडेंसेशन बनेंगे क्रोमोसोम। ठीक है, और अनकंडेंस्ड कंडीशन है वो क्या है? क्रोमैटिन है। ठीक है ना? ठीक है, हो गया। बच्चे अच्छे से बनाना, मतलब कि राइटिंग तुम ऐसे नहीं लिखना, आराम से लिखो, कोई दिक्कत नहीं है। आराम से उतार लो, फिर आगे बढ़ेंगे। ये कुछ ऐसे स्ट्रक्चर दिखाई देते हैं क्या? रिबन। रिबन क्या होते हैं ना? रिबन जो जेन्युइनली जो गर्ल्स या बड़े बड़े जो बाल रखते हैं बॉयज, वो बाल्स को बांधने के लिए एक थ्रेड का यूज करते हैं।
रिबन जिसको बोलते हो, ठीक है। तो रिबन लाइक स्ट्रक्चर्स ये दिखाई देते हैं क्रोमोजोम। तो जो तुम्हारे बुक में भी डेफिनेशन वही चीज़ें दिया होगा, तो लिखेंगे क्रोमोजोम्स का डेफिनेशन अगर हो गया होगा तो। क्रोमोजोम इज अ हाईली क्वाइल्ड, chromosome is a highly coiled ribbon like structure that formed by condensation of chromatin fiber, condensation of chromatin fiber, हाँ मैं रिपीट कर रहा हूँ, क्रोमोजोम इज अ हाईली क्वाइल्ड ribbon like structure that formed by condensation of chromatin fiber during cell division। अब एक चीज यहां पे सुनो, इस क्रोमेटिन फाइबर्स में क्या हुआ है, यहाँ पे कंडेंसेशन हुआ है, ठीक है। कंडेंसेशन ऑफ, यहाँ पे क्या हुए हैं, क्रोमेटिन फाइबर। कंडेंसेशन का मतलब क्या समझते हो? कंडेंसेशन का मतलब सीधे सीधे कंडेंसेशन ना याद रहे तो क्वाइलिंग याद रख सकते हो, ठीक है। क्वाइल्ड क्या होती है, कोई चीज़ों को कंटिन्यूअसली एक ही पोजीशन पर रैप्ड करो तो क्वाइलिंग हो जाती है। और कंडेंसेशन का मतलब सीधे सीधे तुम ऐसे समझते हो केमिस्ट्री में कि रिलीज ऑफ वाटर, है ना। हाइड्रेशन, जब वाटर तुम किसी रिएक्शन में देते हो, कंडेंसेशन जिससे वाटर रिलीज होती है, ये ना समझती है। हाँ कुछ समय कुछ बोल रहे हो गए? ऐसे हाँ, डेंस एग्जैक्टली वो भी, कि कोई लार्ज मतलब एक थ्रेड है और उसको क्वाइल कर रहे हो तो वो डेंस होते जाएंगे, और डेंस होते जाएंगे तो वही कंडीशन क्या होगा, कंडेंसेशन हो जाएंगे वो, ठीक है ना। यहाँ तक क्लियर है? चलो अब ना आएंगे क्रोमैटिन पर आएंगे। पहले ना हम ये पढ़ लेते हैं ना कि डिस्कवरी ऑफ क्रोमोजोम जो तुम्हारे बुक में जिस तरह से दिए रहे हैं उसी तरह से कर रहे हैं, ठीक है। डिस्कवरी ऑफ क्रोमोजोम। अच्छा एक चीज और, ये जो क्रोमोजोम अभी मैंने बताया हूँ, ये क्रोमोजोम दो चीज से मिलकर बना होता है, एक तो डीएनए और दूसरी प्रोटीन। और वो प्रोटीन क्या होते हैं, हिस्टोन प्रोटीन्स होते हैं ये, ठीक है। आगे हमें पढ़ने हैं हिस्टोन प्रोटीन्स के बारे में। हिस्टोन प्रोटीन अप्रोक्सीमेटली 5 सब यूनिट से मिलकर बने होते हैं, H2A, H2B, H3, H4 एंड H1। वो शायद, ठीक है, मैं थोड़ी सी चीज़ें बता दूंगा कैसे होता है वो, ठीक है, बट अभी सुनते जाओ। मैंने बोला कि ये क्रोमोजोम दो चीज से मिलकर बना होता है, क्रोमोजोम इज मेड अप ऑफ टू कंपोनेंट, और टू कंपोनेंट में कौन कौन से आते हैं बच्चे? एक तो आते हैं क्या बताओ, डीएनए, ठीक है, डीएनए, ठीक है। सेकेंडली आते हैं तुम्हारे हिस्टोन प्रोटीन, यस, हिस्टोन प्रोटीन आते हैं, ठीक है। डीएनए एंड हिस्टोन प्रोटीन, तुम बोल रहे हो कि 60% 40%, ठीक है, वो समझ में आ रहा है। क्रोमैटिन्स के लिए बात करते हैं, क्रोमैटिन्स भी डीएनए और प्रोटीन से मिलकर बने होती हैं। उसमें तुम बोलते हो कि 40% डीएनए एंड 60% प्रोटीन से मिलकर बने होते हैं, जो हिस्टोन प्रोटीन्स होते हैं, ठीक है। हम वहाँ पे आएंगे। मैंने जैसे भी बोला कि क्या हमें पढ़ने डिस्कवरी ऑफ क्रोमोजोम, डिस्कवरी ऑफ क्रोमोजोम। इसका टेम्पलेट,
ठीक है, डिस्कवरी ऑफ क्रोमोजोम। अच्छा, ये अपन का बुक भी पढ़ेंगे तो वहाँ पे भी चीज़ें, ये क्रोमोजोम ना एग्जैक्टली ये दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है, क्रोमा एंड सोमा, क्रोमा एंड सोमा। ठीक है, क्रोमा मीन्स क्या होते हैं, कलर, कलर। सोमा मीन्स क्या होते हैं, बॉडी। मतलब कि अगर ये क्या होते हैं ना कि जब इसको स्टेन करते हैं ना, डाई से स्टेन करते हैं ना, तो ये कलर्स को रिटेन कर लेते हैं, रिटेन कर लेते हैं। और इसी से ये मतलब कि इसको कैसे डिस्कवर किया, एक साइंटिस्ट तुम्हारे में दिया गया है, कौन सा है, वाल्टर फ्लेमिंग। ठीक है, ये कौन से साइंटिस्ट है तुम्हारे, वाल्टर फ्लेमिंग। ये एक जर्मन साइंटिस्ट थे, जर्मन साइंटिस्ट थे जिन्होंने सबसे पहले एनिमल्स में क्रोमोजोम्स को डिस्कवर्ड करे थे। ठीक है, एनिमल्स में क्रोमोजोम्स को ये डिस्कवर्ड करे थे। और इसमें इन्होंने क्या नोटिस किया कि जब सेल्स डिवाइड कर रहे थे, डिवाइड, और उसमें भी पार्टिकुलरली एक एम्फीबियंस सैलमेंडर्स में क्या देखा, डिवाइडिंग सेल्स में डिवाइडिंग माइटोसिस एक टर्म यूज करे थे, डिवाइडिंग माइटोसिस। और इसी टर्म से ना उसी टर्म को बाद में आगे बोला गया थ्रेड होती है। ठीक है, उसमें क्या देखा कि और वो माइक्रोस्कोप यूज कर रहे थे, ओल्ड टाइप ऑफ द माइक्रोस्कोप, उसमें देखा कि डिवाइडिंग माइटोसिस मीन्स थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट है, और उसी थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स के लिए इन्होंने टर्म यूज किया क्रोमोजोम। हालांकि इस तरह से भी नहीं, थोड़ा सा और अच्छे तरीके से जब पढ़ते हैं तो पता चलता है कि इन्होंने किसी डाई से, किसी कलर डाई से जब स्टेन कर रहे थे, एक्जैक्टली एसिड डाई से जब स्टेन कर रहे थे पूरे सेल्स को, तो सेल के न्यूक्लियस में प्रेजेंट जो भी मटेरियल थे वो रिटेन कर ले रहे थे कलर्स को, जो माइक्रोस्कोप के अंडर वो विजिबल हो रहे थे। और वो विजिबल कैसे हो रहे थे, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स में विजिबल हो रहे थे, और इसी को इन्होंने बाद में बोला क्रोमोजोम बोला। एग्जैक्टली ये मैंने जैसे ही बोला कि ये दो वर्ड से मिलकर बने हैं, और ये वर्ड कौन सा है, फर्स्ट क्रोमा। क्रोमा का तो एक ये भी सुने होगे ना कि कैमरा वगैरह आते हैं, सुने हो, डिजिटल कैमरा वगैरह आते हैं, बड़ी महंगे आते हैं। ठीक है, शायद यहीं से वो भी चुराए होंगे ये वर्ड। ठीक है, ठीक है, क्या बोल रहे हो, क्रोमा। क्रोमा मीन्स क्या होती है, कलर्ड। एंड सोमा, सोमा मीन्स क्या होती है, बॉडी। ठीक है, क्रोमा एंड सोमा ये दो वर्ड से मिलकर बने हुए हैं। अब ये किसने डिस्कवर करे थे, डिस्कवर्ड बाय वाल्टर फ्लेमिंग। ये अच्छा ना, ये डायरेक्टली 1 मार्क्स क्वेश्चन में तुमको पूछा जा सकता है कि हु डिस्कवर्ड द क्रोमोजोम्स। ठीक है, तो ये सारे के सारे ये साइंटिस्ट का नाम याद रहने चाहिए। किसने डिस्कवर्ड करा था बताना, वाल्टर फ्लेमिंग। ठीक है, अरे जोर से बोलना है, ठीक है, जितना बोलेंगे ना उतने जल्दी याद रहेंगे। ठीक है ना, वाल्टर फ्लेमिंग। ठीक है, किस में डिस्कवर करते बताना, इन एनिमल सेल्स। ठीक है, किसमें डिस्कवर करते, एनिमल सेल्स। इन्होंने क्या देखा कि जो रैपिडली डिवाइडिंग सेल्स है, ठीक है, रैपिडली डिवाइडिंग सेल्स, उसमें और किसके रैपिडली डिवाइडिंग सेल्स, ऑफ द लार्वा ऑफ द स्लेमेंडर। हाँ, लार्वा ऑफ द स्लेमेंडर। स्लेमेंडर्स क्या होते हैं, एम्फीबियंस होते हैं। एम्फीबियंस के लिए तुम 3 पढ़ते हो ना, स्लेमेंडर, फ्रॉग और टोड, मतलब 2-3 आते हैं इसमें। तो वो एम्फीबियंस जो स्लेमेंडर्स होते हैं उसमें देखा। तो इन्होंने उसमें क्या देखा, ही नोटिस्ड rapidly dividing cells of larvae of salamander और salamander क्या होते हैं, एम्फीबियंस होते हैं। एम्फीबियंस क्या होते हैं,
हाँ, ऐसे ऑर्गेनिज्म जो लैंड एंड वाटर दोनों में, मतलब कि दोनों पे एग्जिस्ट कर सकते हैं, रह सकते हैं, सर्वाइव कर सकते हैं, उस तरह के ऑर्गेनिज्म को हम बोलते हैं एम्फीबियंस। हाँ हाँ, डेट दिया गया था क्या बुक में? डेट एग्जैक्टली, हाँ 1882 एग्जैक्टली, ये ठीक है, ये डेट लिख लेंगे एग्जैक्टली। मेरे को भी ये डेट ना ठीक है कब, तो इन 1882। अच्छा, जैसे मैंने पहले भी बोला था ना कि ये जर्मन साइंटिस्ट थे, जर्मन, तो कहीं पे भी एक लिख लेना, वाल्टर फ्लेमिंग क्या थे ये एक जर्मन साइंटिस्ट थे, ठीक है, जर्मन साइंटिस्ट। हाँ, ये पूछी जा सकती है, ठीक है, जब वो एमसीक्यू क्वेश्चन बनेगा ना तो उसमें पूछी जा सकती है कि ये साइंटिस्ट कहाँ के थे, किस ओरिजिन का, बट इतने इजी क्वेश्चन पूछते नहीं है, बट कभी कभी क्या पता उनके दिमाग घूम गया तो पूछ ही लिया, ठीक है। जैसे मैंने बोला कि ये अच्छा, ये मैंने पूछ रहा था, ये बता रहे थे एम्फीबियंस मीन्स दोज ऑर्गेनिज्म व्हिच कैन सर्वाइव बोथ ऑन द लैंड एंड द वाटर्स। एम्फी मीन्स ही होते हैं ना, एम्फी मीन्स बोथ होते हैं, ठीक है, एम्फी मीन्स बोथ होते हैं, तो बोथ मीन्स लैंड एंड वाटर दोनों पर जो सर्वाइव कर सकते हैं ऑर्गेनिज्म, उसे ही हम क्या बोलते हैं, एम्फीबियंस बोलते हैं। लार्वे क्या होते हैं, लार्वे, लार्वे फ्रॉग के लार्वे पढ़े हैं, टेडपोल बोलते हैं फ्रॉग के लार्वे को। हाँ, लार्वे क्या होता है एक बार सर, वो ऐसे सेट हो जाए जब पूरा ये तुम्हारा नाम क्या है बेटा? हाँ, समझ में नहीं आ रहा है, कुछ चीज़ें नहीं समझ में आ रहा हो तो डायरेक्ट उसी टाइम पूछो, कोई दिक्कत नहीं है। मैं सेंटेंस कंप्लीट किया उसी टाइम तुम पूछ लो कि सर ये बता दो फिर से, ठीक है, बैठना नहीं है, शांत बैठना नहीं है बिल्कुल से, ठीक है, तुम्हारी क्लास है, तुम जैसे मतलब नहीं समझ में आ रहा है उसी टाइम पूछ सकते हो। हाँ, क्या बोल रहे हो बताओ? हाँ, अनमैच्योर्ड, अनमैच्योर्ड जो भी ऑर्गेनिज्म होते हैं आफ्टर द बर्थ, जो अनमैच्योर्ड जो अ, उसके लिए एग्जैक्टली टर्म क्या यूज करते हैं, लार्वी, तो लार्वी बोलते हैं ना, अनमैच्योर्ड जो ऑर्गेनिज्म होते हैं आफ्टर द बर्थ, अनमैच्योर्ड ऑर्गेनिज्म को ही हम लार्वी बोलते हैं, जो आफ्टर द मेटामॉर्फोसिस कंप्लीटली डेवलप्ड हो जाते हैं इन एडल्ट ऑर्गेनिज्म में, ठीक है। डेट मीन्स जो अनमैच्योर्ड होते हैं, अनमैच्योर्ड मतलब कि वो फुली डेवलप्ड नहीं होते, नॉट कंप्लीट डेवलप्ड होते हैं, हाँ, अंडर ग्रोथ या अनडेवलप्ड बोल सकते हो, बेटर रहेगा अनडेवलप्ड, नॉट कंप्लीट डेवलप्ड। जैसे कि तुम फ्रॉग के लिए, टेडपोल के लिए बात करते हो ना, फ्रॉग के टेडपोल्स में जब वो लार्विक कंडीशन में रहते हैं ना, टेडपोल कंडीशन में, तो उस कंडीशन में ना उसके लिम्ब डेवलप रहते हैं, और उस कंडीशन में उसमें प्रेजेंट होते हैं टेल, जो कि एडल्ट फ्रॉग में टेल एब्सेंट होते हैं एंड लिम्स कंप्लीटली डेवलप्ड होते हैं, बट टेडपोल ऑफ द फ्रॉग में लिम्स एब्सेंट होते हैं एंड टेल प्रेजेंट होते हैं, और यही लार्वी यानी टेडपोल से कंप्लीट एडल्ट फ्रॉग में चेंज होने के प्रोसेस को ये बोलते हैं मेटामॉर्फोसिस, ठीक है। वो टर्म यहाँ पे आया, जस्ट मैं उसके लिए मैं यहाँ पे एक बार रिपीट कर दिया, ठीक है, चलो। ठीक है, तो एग्जैक्टली इन्होंने क्या कर रहे थे, ये इसी में मतलब कि इन्होंने क्या किया, माइन्यूट थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स को देखा, और उसी माइन्यूट थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर के लिए क्या टर्म यूज किया था इन्होंने, इन्होंने डिवीजन माइटोसिस टर्म यूज किया था इन्होंने, ठीक है। तो ये चीज़ें जरूर यहाँ पे मेंशन कर लेना, ठीक है। क्या ही noticed, ये observed, he observed a minute thread like structure, ठीक है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स, और इसे क्या बोला था इन्होंने,
क्या बोला था इसको? थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर को क्या बोला था? नहीं, स्टार्टिंग में बोला था डिवीजन माइटोसिस बोला था, ठीक है। ही ऑब्जर्व्ड अ माइन्यूट थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड डिवीजन माइटोसिस, और इसी डिवीजन माइटोसिस को बाद में क्या बोला गया? बाद में क्रोमैटिन। बट उससे पहले ना इसका मीनिंग क्या होता है? डिवीजन माइटोसिस का थ्रेड मीनिंग होता है इसका, बाद में तो वो बोला गया, ठीक है। ये इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है थ्रेड, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है? थ्रेड। और इसी थ्रेड के लिए बाद में बोला गया क्रोमोजोम बोला गया, ठीक है। दो तीन चीजें अभी इससे पहले क्या पढ़े थे और अभी एक बार नोट डाउन कर लेंगे, फिर मैं उस पर रिवाइज कर लेते हैं, उसको एक बार गो थ्रू कर लेंगे कि कंफ्यूजन कुछ भी ना रहे यहाँ पे। ठीक है, एग्जैक्टली इसको देखे थे ओल्ड माइक्रोस्कोप के थ्रू देखे थे, न्यू मतलब एडवांस्ड माइक्रोस्कोप के थ्रू जब देखा गया तो डिटेल स्ट्रक्चर्स क्रोमोजोम को पता चला। स्टार्टिंग में ये जब देखे थे वो ओल्ड टाइप ऑफ द माइक्रोस्कोप को यूज करके देखे थे, बाद में एडवांस्ड माइक्रोस्कोप और डिफरेंट टेक्निक्स को यूज करके देखा गया तो क्लियरली पता चला क्रोमोजोम कैसे होता है। स्टार्टिंग में हमने क्या स्टार्ट करे थे कि क्रोमोजोम्स क्या होता है, उसका डेफिनेशन पढ़े थे। क्रोमोजोम्स का डेफिनेशन क्या होता है? क्रोमोजोम इज अ highly coiled ribbon like structure that form by condensation of chromatin fiber। कब? ड्यूरिंग द सेल डिवीजन, ठीक है। ये डेफिनेशन, क्योंकि ये 2 मार्क्स में क्वेश्चन डायरेक्टली आते भी हैं, ये लास्ट में तुम देखोगे तो पूछा गया व्हाट इज क्रोमोजोम्स, मतलब कि इसके आंसर्स में वो क्वेश्चंस में, क्वेश्चन वाले सेक्शंस में। हो गया सबका? चलो नेक्स्ट हमें क्या पढ़ना है इसमें? अब पढ़ना है हमें इसमें क्रोमैटिन क्या होता है। क्रोमैटिन, तो इसके लिए हम क्या डेफिनेशन देंगे? क्रोमैटिन इज अ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, थ्रेड लाइक या अनक्वाइल्ड स्ट्रक्चर्स डेट प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस, ठीक है। डेफिनेशन लिख सकते हो? लिखो। क्रोमैटिन इज द थ्रेड लाइक अनक्वाइल्ड अभी बताया है ना, क्रोमैटिन इज थ्रेड लाइक अनक्वाइल्ड, थ्रेड लाइक के बाद कोमा दे देना, थ्रेड लाइक अनक्वाइल्ड फॉर्म ऑफ डीएनए, फॉर्म ऑफ डीएनए, ठीक है। फॉर्म ऑफ डीएनए that present inside the nucleus, that present inside the nucleus। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान देना, ये भी क्रोमैटिन भी ना, क्रोमैटिन ये 2 कंपोनेंट से मिलकर बने होते हैं, डीएनए एंड दी हिस्टोन प्रोटीन, लूजली पैक्ड हिस्टोन प्रोटीन, टाइटली पैक्ड नहीं, लूजली पैक्ड हिस्टोन प्रोटीन, ये भी चीज़ें। तो ये क्रोमोजोम्स, क्रोमैटिन ये 2 कंपोनेंट से मिलकर बने होंगे, एक तो डीएनए प्लस लूजली पैक्ड हिस्टोन प्रोटीन, और
अब यहाँ पे बात कर सकते हैं जो क्रोमैटिन्स में जो नंबर और परसेंटेज ऑफ डीएनए की बात करते हैं तो कितनी परसेंट होते हैं 40%। एंड हिस्टोन प्रोटीन्स की बात करते हैं तो कितनी परसेंट 60%। तो यहीं पे ब्रैकेट में लिखते जाएंगे कि ये डीएनए कितने परसेंट होते हैं, ये परसेंट होते हैं 40%। एंड लूजली पैक्ड हिस्टोन प्रोटीन कितने परसेंट होते हैं, ये परसेंट होते हैं 60%। अगर हम इसके अपीयरेंस की बात करेंगे, क्रोमैटिन्स के अपीयरेंस की बात करेंगे तो ये किस तरह से अपीयर होते हैं, एज अ नेटवर्क ऑफ फाइन थ्रेड्स, एज अ नेटवर्क ऑफ फाइन थ्रेड्स की तरह दिखाई देंगे। कब, अंडर दी माइक्रोस्कोप। जब माइक्रोस्कोप, अगर माइक्रोस्कोप के अंदर तुम देखोगे ना, इनसाइड द माइक्रोस्कोप कोई सेल्स को है ना, कोई सेल्स, कोई भी अनडिवाइडिंग सेल्स है, जब उसको अंडर द माइक्रोस्कोप देखोगे तो एज अ नेटवर्क ऑफ फाइन थ्रेड्स दिखाई देंगे। ठीक है, तो ये भी जरूर यहाँ पे नोट डाउन करेंगे तो कैसे दिखाई देंगे ये। ठीक है, अपीयरेंस, अपीयरेंस। ठीक है, क्योंकि हम क्या बोल रहे हैं, अनक्वाइल्ड है स्ट्रक्चर्स। ठीक है, अनक्वाइल्ड स्ट्रक्चर से तो कैसे दिखाई देंगे ये, एज अनक्वाइल्ड फाइन। ठीक है, एज अनक्वाइल्ड फाइन थ्रेड्स अंडर माइक्रोस्कोप। अगर एक लाइन में अगर पूछी जाए कि क्रोमैटिन और क्रोमोसोम्स पर डिफरेंस, तो क्या बोलोगे कि क्रोमैटिन क्या होते हैं, अनक्वाइल्ड होते हैं, और क्रोमोसोम्स क्या होते हैं, क्वाइल्ड होते हैं, कंडेंस्ड होते हैं। ठीक है, यही क्रोमोजोम, ठीक है, कब, ड्यूरिंग सेल डिवीजन कंडेंस्ड और क्वाइल्ड टू फॉर्म क्रोमोजोम। यही ना, यही ड्यूरिंग द सेल डिवीजन यही क्रोमोजोम कंडेंस्ड और क्वाइल्ड होकर ये क्रोमोजोम्स की फॉर्मेशन करते हैं। कुछ बोल रहे हो क्या? हाँ, क्रोमैटिन क्रोमोजोम्स की फॉर्मेशन करते हैं। अब इसीलिए ना एक तुमको यहाँ पे ये क्या है बताओ, ये दिख रहा है ना, अनक्वाइल्ड है, फाइन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स है। अब यही क्या होगा यहाँ पे, ड्यूरिंग सेल डिवीजन क्या होते हैं, ये कंडेंस्ड हो जाते हैं। कंडेंस्ड होती हैं क्या, बिल्कुल, या ये इसको बोल सकते हो क्वाइल्ड। और क्या फॉर्म करते हैं, ये कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर्स की फॉर्मेशन करते हैं, और इसे ही हम क्या बोलते हैं, क्रोमोजोम। क्लियर हुआ यहाँ तक? नहीं हुआ? हाँ, फिर से बता क्या नहीं समझ में आया। सीधे सीधे ऐसे समझता, हमारे सेल के इनसाइड न्यूक्लियस में वहाँ पे धागे रखे हुए, खोल कर धागे रखे हुए हैं, और वो धागे जब सेल डिवाइड नहीं कर रहे हैं तो उस फॉर्म में है, खुला हुआ फॉर्म में है। जैसे सेल डिवीजन स्टार्ट हुआ, पैकेजिंग करना स्टार्ट किए, और पैकेजिंग करते हैं तो क्या करते हैं हम, बॉक्स में मतलब कि एक बैग वगैरह में डालते हैं, तो बैग जो होगा ना वो समझ जाना क्रोमोजोम है। ठीक है, और वो क्रोमोजोम बैग में जो डाले हो ना जो चीज़ें, ठीक है, तो उससे पहले खुला हुआ है तो वो क्या है, क्रोमैटिन है। ठीक है, जैसे कि ना कहीं जाने के लिए अपनी बैग में सारे अपना पैक करते हैं ना कपड़ा वगैरह, ठीक वही चीज़ें, ये चीज़ें यहाँ पे होती है। मतलब बस मतलब समझने के लिए, याद करने के लिए बता रहे हैं, नॉट फॉर दी जोक, वो मत लेना ना उसको, हाँ सीरियस मत लेना इस तरह से, ऐसे नहीं होती है। अब कुछ चीज़ें मैं पूछ रहा हूँ वो बताना,
ये पता है ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है, रेप्लिकेशन क्या होता है, ट्रांसलेशन क्या होता है? रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन। नहीं समझ में आया? अब मैं बता रहा हूँ, सुन लो। जब आखिर जो रेप्लिकेशन होते हैं या ट्रांसक्रिप्शन होता है वो कब होता है? होता क्या, पहले ये सुन लो। रेप्लिकेशन का मतलब क्या होता है? डीएनए से डीएनए का बनना। मतलब कि जब डीएनए से डीएनए की कॉपी बनता है वो क्या हो जाती है? रेप्लिकेशन। ठीक है। ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है? डीएनए से आरएनए बनने के प्रोसेस को ट्रांसक्रिप्शन। अब आरएनए से प्रोटीन बनने के प्रोसेस को बोलते हैं ट्रांसलेशन। 3 चीजें याद रखना, आगे भी आएगा, मैं कहीं पे ना लिखते रहूं। ये हो गया है क्या? हो गया? लिखो, लिख लिए? डन। यहाँ पे नहीं, नेक्स्ट पेज में आते हैं। फिर मैंने 3 चीजें बोला। मैंने एक तो बोला रेप्लिकेशन, रेप्लिकेशन को ऐसे भी याद रखते हो, रेप्लिका, किसी चीज का रेप्लिका कराते हैं। जैसे कि एक तुम्हारे की, वो की गुम हो गई, और वो जो भी लॉकर है उसका की गुम हो गई, और उस की का रेप्लिका बनवा लिए, वो क्या हो गया? कॉपी करना हो गया। और जब भी किसी चीज़ का हम कॉपी करते हैं मतलब कि उसका हम रेप्लिका कर रहे हैं, रेप्लिकेशन करा रहे हैं। ठीक है, ये चीज़ समझ में आया? तो होता क्या, इसके लिए डेफिनेशन वगैरह कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। डीएनए से, ठीक है, डीएनए से डीएनए बनने की प्रोसेस को क्या बोलते हैं? रेप्लिकेशन। याद करने के लिए तुम जस्ट मतलब कि उसको, ये कोई ज़रूरत नहीं है कहीं पे, ज़रूरत के थोड़ी सी आगे समझना है इसीलिए। दूसरा मैंने बोला ट्रांसक्रिप्शन। एग्जैक्टली ना, डीएनए को आगे हम स्ट्रक्चर भी देखेंगे ना, तो कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर्स दिखाई देते हैं, ऐसे ऐसे दिखाई देते हैं ना। और इसी तरह के एक और जब कॉपी बन जाता है ना, इस तरह के एग्जैक्टली कॉपी बन जाता है, तो ये क्या होती है? रेप्लिकेशन होता है ये। ठीक है, ये रेप्लिकेशन हुआ। समझ में आया? अब होता क्या है कि इसी, क्योंकि प्रोटीन तो पता है ना, प्रोटीन, अब ये प्रोटीन कैसे बनता है? डीएनए से आरएनए बनेगा, अब उस आरएनए से प्रोटीन बनेंगे। तो अब इस डीएनए से यहाँ पे इस डीएनए से आरएनए बना। ठीक है, ये आरएनए बना, और जो ये आरएनए बनता है ना, एग्जैक्टली एमआरएनए से प्रोटीन बनता है। एग्जैक्टली 3 टाइप ऑफ दी आरएनए प्रेजेंट होती है, एमआरएनए, टीआरएनए एंड आरआरएनए होते हैं। तो एमआरएनए से प्रोटीन बनते हैं, एमआरएनए से प्रोटीन बनते हैं। तो वैसे भी कोई भी आरएनए बने, एमआरएनए बने, टीआरएनए बने या आरआरएनए बने, तो डीएनए से आरएनए बना, इसी प्रोसेस को बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन। द प्रोसेस ऑफ formation of the RNA from the DNA. The process of formation of RNA from the DNA is known as the transcription. ठीक है, तो ये क्या है ना, ट्रांसक्रिप्शन। सौम्य, तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है क्या बच्चे? ऐसा है कि आउट ऑफ, थोड़ी सी आउट ऑफ इसलिए मैं बता रहा हूँ ना कि आगे हमें जरूरत पड़ेगा जब हम पढ़ेंगे ना, कि जब हम सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन पढ़ेंगे, इंटरफेज में की क्या होती है? डीएनए डबल हो जाती है। हम पढ़ते हैं ना कि इंटरफेज में क्या होती है? इंटरफेज के इस फेज में डीएनए डबल हो जाते हैं। एग्जैक्टली बुक में क्या लिखा रहता है? क्रोमोजोम डबल हो जाते हैं। तो डबल होने का डबल क्या होता है? क्रोमोजोम पे क्या प्रेजेंट होते हैं? डीएनए थ्रेड में प्रेजेंट है, वहीं होते हैं डबल। और किस प्रोसेस के थ्रू होते हैं? रेप्लिकेशन के थ्रू होते हैं। बस वहां पर जब आएंगे ना, उसके लिए पहले से मैं बता रहा हूँ चीजें। ठीक है बच्चे, तो ये आरएनए बना ना, ये आरएनए, ये डीएनए से आरएनए बना, ये डीएनए ही है। ठीक है, ये डीएनए है। ठीक है, ये भी डीएनए है। अब इस डीएनए से आरएनए बना, तो डीएनए से आरएनए बनने के प्रोसेस को क्या बोलते हैं? ट्रांसक्रिप्शन। अब फर्दर यहाँ पे तो आगे स्पेस नहीं है, इसको मैं यहाँ पे लाऊं। ठीक है, ये आरएनए है। अब इस आरएनए से क्या बनेगा? यहाँ पे सपोज कोई भी प्रोटीन बन रहा है यहाँ पे। ठीक है, ये कोई भी प्रोटीन बन रहा है, और ये प्रोटीन बना ना, तो आरएनए से जो प्रोटीन बना, इसी के लिए हम टर्म यूज करते हैं ट्रांसलेशन। इसका ना बहुत अच्छा एक इसके लिए स्टोरी बनता है कि ट्रांसलेशन का मतलब क्या होता है। कि ट्रांसलेट होता है ना कि कोई चीज़, ट्रांसलेशन समझ में आता है ना, एक लैंग्वेज को दूसरे लैंग्वेज में उसको कन्वर्ट करना। ठीक है, तो हमारे डीएनए में जीन प्रेजेंट होते हैं, जीन, आगे हमें जीन भी पढ़ना है। जीन वो किसी पार्टिकुलर
कैरेक्टर के लिए, प्रोटीन के लिए उस पर इंफॉर्मेशन प्रेजेंट होते हैं, इंफॉर्मेशन प्रेजेंट होती है कोडोन के फॉर्म में, कोडोन्स के फॉर्म में प्रेजेंट होती है। उसी इंफॉर्मेशन को ट्रांसलेट करी जाती है प्रोटीन्स के फॉर्म में, और यही प्रोटीन्स क्या करते हैं, किसी कैरेक्टर्स को अपीयर होते हैं। ठीक है, तो ट्रांसलेशन उसी से आया हुआ है कि जो डीएनए पे, एमआरएनए पे जो जीन पे इंफॉर्मेशन कोडेड था उसको प्रोटीन के फॉर्म में चेंज करी जा रही है, तो इसीलिए हम इसके लिए टर्म यूज करते हैं ट्रांसलेशन। ठीक है, समझ क्लियर है यहाँ तक? जस्ट ना मतलब कि वो चीज़ें मत बनाना, मैं समझाने के लिए बताया हूँ। यहाँ पे ये चीज़ें लिख सकते हो, किसी कॉपी के कॉर्नर में लिख सकते हो कि डीएनए से आरएनए बना, ये क्या हुआ, ट्रांसक्रिप्शन। और ट्रांसलेशन के लिए हम बोलते हैं जो ये एमआरएनए होते हैं और एमआरएनए से प्रोटीन बना, इस प्रोसेस के लिए हम बोलते हैं ट्रांसलेशन। ठीक है, एक कॉपी की अलग साइड में कॉर्नर में बॉक्स बनाकर लिख लेना, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, आगे कभी मिल जाएगा। ठीक है, हो गया, समझ में आ रहा है ना जो मैं चीज़ें बोल रहा हूँ? ठीक है, चलो अब आते हैं कि एक शॉर्ट में ना ये लिख लो, क्रोमैटिन। क्रोमैटिन क्या होते हैं, अनक्वाइल्ड होते हैं ये। ठीक है, अनक्वाइल्ड होते हैं ये। और मैं जो अभी टर्म यूज कर रहा हूँ ये सुनना ध्यान से, एक्टिव होते हैं। एक्टिव फॉर किसके लिए, एक्टिव कब होते हैं, ड्यूरिंग द इंटरफेज। अब मैं वो चीज़ें यहाँ पे बता सकता हूँ जो अभी मैं ऊपर बोला, ड्यूरिंग इंटरफेज। बेटे एक चीज़ ध्यान देना, ये जो डीएनए से डीएनए बना है, या तुम इस फेज में पढ़ते हो कि डीएनए की रेप्लिकेशन होती है, डीएनए की सिंथेसिस होती है। ठीक है, तो डीएनए से डीएनए का सिंथेसिस इंटरफेज में हुआ, उस कंडीशन में क्रोमैटिन था ना, हाँ या ना, अभी क्रोमैटिन ही था ना, क्रोमैटिन फॉर्म में था। इंटरफेज में जो वहाँ पर जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट होते हैं, क्रोमैटिन फॉर्म में, थ्रेड लाइक फॉर्म में प्रेजेंट है, और डीएनए से डीएनए बनेगा तो उस टाइम एक्टिव फेज ही होगा। क्यों एक्टिव फेज, क्योंकि कोई भी प्रोसेस करवाने के लिए ना एंजाइम की जरूरत होती है, एंजाइम रिक्वायर्ड होती है। कोई भी, या तो ट्रांसक्रिप्शन करवाओ, या ट्रांसलेशन करवाओ, या रेप्लिकेशन करवाओ, कोई भी प्रोसेस चलती है उसके लिए एंजाइम रिक्वायर्ड होते हैं। तो जब ये लूजली पैक्ड होते हैं, अनक्वाइल्ड थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, उस पर कोई एंजाइम बाइंड कर सकता है और उससे कोई भी प्रोसेस करवा सकता है। लेकिन जब यही कंडेंस्ड हो जाएंगे तो एंजाइम को बाइंड करने के लिए कोई स्पेस नहीं रहता है, तो वो क्या हो जाते हैं, इनएक्टिव स्टेट हो जाते हैं। तो क्रोमैटिन क्या होती है ना, एक्टिव स्टेट होती है फॉर द ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन एंड ट्रांसक्रिप्शन एंड रेप्लिकेशन के लिए एक्टिव होती है। नहीं समझ में आया? नहीं, ये चीज़ नहीं समझ में आया। सपोज एक चीज़ क्या होता है कि चलो मैं इसी पर बता सकता हूँ, तो अच्छी बात है। जब नहीं समझ में आया तो बोल दिए, तो ये सही हुआ कि हमें भी इजी हो गया बताने के लिए। ठीक है, जैसे कि मैंने बोला ये इंटरफेज में ये क्या है ना, ये डीएनए प्रेजेंट है ये। ठीक है, और इस डीएनए से डीएनए बनाने हैं तो इस पर क्या बाइंड होगा, एंजाइम बाइंड होंगे। मैं इस एक्टिव फॉर्म को बताने के लिए बता रहा हूँ जस्ट। ठीक है, लूज फॉर्म है, और लूज फॉर्म है तो उसके साइट होगा, एंजाइम के सभी अपने अपने साइट पर ही काम करते हैं, उसकी एक साइट होगा जहाँ पे बाइंड करेंगे। ठीक है, लूजली है तो उसके साइट दिख रहा है तो इजली जाकर बाइंड कर लिए। लेकिन यही टाइटली पैक्ड रहेंगे तो उसका साइट ओपन रहेगा, नहीं रहेंगे, और ओपन नहीं रहेंगे तो वहाँ पर रेप्लिकेशन नहीं होगा, और रेप्लिकेशन नहीं होंगे तो वो जो डीएनए का स्टेट है इनएक्टिव स्टेट हो जाएगा। एक्टिव स्टेट कब, जब उससे एंजाइम बाइंड किया
और कोई भी प्रोसेस करवाया तो एक्टिव स्टेट। जब उसके साइट हाइड हो गए और हाइड हो गए तो कोई भी प्रोसेस नहीं हुआ तो इनएक्टिव स्टेट हो गया। ये चीज़ समझ में? सपोज मैं अभी एक बार और यहाँ पर कुछ ये है कि वायर वगैरह है क्या? नहीं, ठीक है, ये चीज़ समझ में है ना। सपोज यहाँ पे ध्यान दो, यहाँ पे अगर इसी डीएनए को मैं बोलूँ कि ऐसे हो गया, ये डीएनए बिल्कुल ऐसे हो गया और इसमें ना इस तरह से हो गए हैं, तो क्या अब इसके कोई जो एक्टिव साइट है एंजाइम के लिए वो ओपन है? नहीं है। और ओपन नहीं है तो यहाँ पे रेप्लिकेशन नहीं होगा, और नहीं होगा तो ये स्टेट क्या हो जाएंगे? इनएक्टिव स्टेट। तो अनक्वाइल्ड स्टेट में जो क्रोमैटिन होती हैं वो एक्टिव स्टेट होते हैं, और एक्टिव स्टेट कब देखने को मिलते हैं? ड्यूरिंग द इंटरफेज। ये चीज़ इतना सबको समझ में आया? सभी को? डाउट तुम्हें? नहीं तुम्हें? किसी को नहीं ना? अब देखो इसके लिए क्रोमैटिन के लिए, क्रोमोजोम्स के लिए, ठीक है, क्रोमोजोम्स क्या होते हैं? कंडेंस्ड होते हैं, क्वाइल्ड होते हैं, ठीक है, कंडेंस्ड होते हैं, क्वाइल्ड होते हैं, ठीक है, और क्या होते हैं? इनएक्टिव होते हैं, कंडेंस्ड, क्वाइल्ड, इनएक्टिव। कब? ड्यूरिंग दी सेल डिवीजन, जस्ट इसके अपोजिट। ये ड्यूरिंग दी इंटरफेज एक्टिव है, लेकिन क्रोमोजोम्स क्या होंगे? इनएक्टिव होंगे। कब? ड्यूरिंग दी सेल डिवीजन। कंडेंस्ड, क्वाइल्ड एंड इनएक्टिव। कब? ड्यूरिंग सेल डिवीजन। सब कुछ समझ में आया? ये आया? ठीक है ना? अब क्रोमैटिन टू टाइप्स के देखने को मिलता है। एक होते हैं यूक्रोमैटिन और दूसरी होती है हेट्रोक्रोमैटिन। ये टर्म सुने हैं अभी तक? नहीं सुने हैं? बताना चाहिए या नहीं बताना चाहिए? ये कैसे होगा पता? नहीं पता है? बहुत ज़्यादा पढ़ने की तो नहीं मन है? मतलब ये बता, इंटरेस्ट है कि नहीं? इंटरेस्ट होगा तो बताएंगे, नहीं इंटरेस्ट होगा तो हटा देंगे। हाँ, बुक में शायद नहीं है तुम्हारे कहीं पे, नहीं है तो छोड़ दे। बता, कुछ लोग का इंटरेस्ट है, तुम्हें इंटरेस्ट है पढ़ना, सही है, कोई बात नहीं, समझ में आ जाएगा। और समझ में कैसे नहीं आ जाएगा, कैसे नहीं आएगा, वो तो नहीं आएगा, ऐसा कुछ हो ही नहीं सकता कि नहीं आया, आएगा समझ में। बस सुनो मैं जो चीज़ें बोल रहा हूँ। सौम्या बोल रही है क्या सर? कोई नहीं सौम्या। हाँ, आपकी मर्जी, तो मेरी मर्जी है तो मैं तो पढ़ाऊंगा। कोई बात नहीं, यहाँ बस सुनो क्या मैंने बोला? क्रोमैटिन, ठीक है। क्रोमैटिन के लिए अभी मैंने हम यही ना बताया है कि ये ऐसे प्रेजेंट है, ठीक है, और ये चीज़ देखना यहाँ पे, कुछ यहाँ पे पैटर्न समझ में आ रहा है? यहाँ पे पैटर्न समझ में आ रहा है कुछ? यहाँ पे, यहाँ से यहाँ तक का, और यहाँ से यहाँ तक का पैटर्न समझ में आ रहा है? यहाँ से यहाँ तक का पैटर्न, कैसा पैटर्न समझ में आ रहा है? ये लूजली है, ये लूजली है, ये टाइटली है, और ये भी लूजली है। ऐसे समझ में आ रहा है ना पैटर्न? तो पैटर्न समझ में आ रहा है, तो ये क्या क्या पैटर्न समझ में आ रहा है? ये यहाँ पे लूजली है, ठीक है, यहाँ पे क्या समझ में आ रहा है? टाइटली है, ठीक है, टाइटली है, और यहाँ पे भी क्या समझ में आ रहा है? लूजली है। मतलब ये जो डीएनए है, डीएनए ये डीएनए आगे हम पढ़ेंगे तो डबल स्टैंडर्ड होती है, अभी उसी तरह से मैं बताया अभी हूँ। तो यहाँ पे क्या समझ में आ रहा है? डीएनए लूजली पैक्ड है, यहाँ पे टाइटली पैक्ड है, और यहाँ पे भी लूजली पैक्ड है, ठीक है, टाइटली पैक्ड। अब ये बताओ,
अगर हम किसी भी स्टेन से इसको डाई करें तो सबसे ज़्यादा रिटेन कौन करेगा? टाइटली पैक, टाइटली। लूजली रहेगा तो क्या होगा, बाइंड कर पाएगा लेकिन टाइटली होगा वहाँ पर ट्रैप कर लेंगे आराम से, किसी भी डाई के जो भी डाई होगा, स्टेन होगा, उसको इजीली ट्रैप कर लेंगे। ठीक है? और या ऐसे भी समझो ना कि लूजली है तो कम डाई को रिटेन करेंगे और टाइटली पैक्ड है तो ज़्यादा से ज़्यादा डाई को रिटेन करेंगे। और अगर तुम अंडर द माइक्रोस्कोप देखोगे तो जो टाइटली पैक्ड जो ज़्यादा स्टेन को रिटेन करेंगे वो क्लियरली वो दिखाई देंगे। ठीक है? और जो कम स्टेन को रिटेन करेंगे वो थोड़ा-सा मतलब कि लाइटली दिखाई देंगे। ठीक है? जो ज़्यादा स्टेन को रिटेन करेंगे वो ज़्यादा मतलब कि क्या बोल सकते हो, ज़्यादा वो मतलब कि विजिबल होंगे, कलर्ड होंगे। और जो कम स्टेन को रिटेन करेंगे वो लाइटली दिखाई देंगे, ऐसे समझ सकते हैं। तो जो लूजली पैक्ड क्रोमैटिन होते हैं, डीएनए होते हैं, वो होते हैं यूक्रोमैटिन। लूजली पैक्ड जो क्रोमैटिन होते हैं वो होते हैं यूक्रोमैटिन। जो टाइटली पैक्ड क्रोमैटिन होते हैं वो होते हैं हेट्रोक्रोमैटिन। समझ में आया? हाँ, तो मैं यहाँ पे ये टाइटली पैक्ड है, ठीक है, और इसी के लिए हम टर्म यूज करते हैं, इसी के लिए हम टर्म यूज करते हैं यूक्रोमैटिन। ये जो टाइटली पैक्ड है इसके लिए हम क्या टर्म यूज करते हैं बताना? हेटेरोक्रोमैटिन। हेटेरोक्रोमैटिन। समझ में आया बच्चे? तुम्हें समझ में आया? जो क्रोमैटिन वो बहुत ज़्यादा लूजली होगा यूक्रोमैटिन, जो क्रोमैटिन के पार्ट बहुत ज़्यादा टाइटली पैक्ड होगा वो हेटेरोक्रोमैटिन। ठीक है? अब सुनो ना, जो मैंने बताया था ना अभी अभी जो बता भी रहा हूँ, अब ये क्या होगा ना, लूजली पैक्ड है क्रोमैटिन का पार्ट, तो ये स्टेन को लाइटली रिटेन करेंगे, लाइटली रिटेन करेंगे, और ये क्या करेंगे, डार्कली रिटेन होंगे, होंगे ना। ये डार्कली मतलब कि स्टेन को रिटेन करेंगे ये, और ये क्या करेंगे, ये लाइटली रिटेन करेंगे। तो मतलब सीधे सीधे हम ये बोल सकते हैं कि ये क्या होगा, लूजली पैक्ड है, क्या बोल रहे हो? हाँ, स्टेन, स्टेन दाग लग जाती है, जैसे कि व्हाइट कपड़े पर तुम वो ब्लू कलर का वहाँ पे दाग लग गया तो वो स्टेन होती है। नहीं समझ में आया? आ गया? तो ऐसे ना मतलब कि अच्छा, जब वाइट ड्रेस पहन कर जाते हो घर पे इधर 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 वाइट ड्रेस पहन कर जाते हो, उस पर कुछ लगा कर आ जाते हो, पेन का उसका रिफिल लगा कर आ जाते हो, तो मम्मी बोलती है ना ये क्या ये स्टेन करके लेकर आ गया ये। ठीक है? तो वो चीज़ें, तो मैंने ये बोल रहा था ये जो लूजली पैक्ड पार्ट ऑफ द क्रोमैटिन होते हैं ये लाइटली स्टेन्ड होंगे, लाइटली स्टेन होंगे। ठीक है? क्या होंगे ये? लाइटली स्टेन्ड होंगे। ठीक है? लाइटली स्टेन्ड होंगे। और यही पार्ट क्या होती है, ये ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव पार्ट होती है। ट्रांसक्रिप्शनली अभी ऊपर ट्रांसक्रिप्शन बता कर आए हैं। ट्रांसक्रिप्शन क्या है? डीएनए से आरएनए। तो जब डीएनए से आरएनए बनेगा ना तो इसी पार्ट से बनेगा, इस पार्ट से नहीं बनेंगे। आप समझ में आए? क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या है ना, लूजली पैक्ड है तो इस पर आकर एंजाइम इजीली बाइंड करेंगे और डीएनए से आरएनए बनाएंगे। बट इस पर ना मतलब कि जो बाइंडिंग साइट होगा एंजाइम का वो हाइड होगा, और हाइड होंगे तो यहाँ पर बाइंड नहीं कर पाएंगे, तो यहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन नहीं होगा। ये ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव होंगे और ये ट्रांसक्रिप्शनली इनएक्टिव होंगे। क्यों होंगे? क्योंकि ये टाइटली पैक्ड है और जहाँ पे एंजाइम बाइंड करने के लिए वो क्या हो गए, हाइड हो गए, और हाइड हो गए तो वहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन के एंजाइम बाइंड नहीं करेंगे तो ट्रांसक्रिप्शन क्या हो जाएंगे, इनएक्टिव हो जाएंगे। बहुत ज़्यादा जोर नहीं लग रहा है कि ऐसे नहीं समझ में नहीं आ रहा है बिल्कुल से किसी को? तुम्हें ऐसा क्यों लग रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है तुम्हें? हमें लग रहा है कि तुम्हें नहीं समझ में आ रहा, तो इसके लिए सवाल पूछ ले कुछ। हाँ, एक एक डिफरेंस बता दो बिटवीन द क्रोमैटिन एंड द क्रोमोजोम। नहीं, एक डिफरेंस बताओ, क्रोमैटिन्स और क्रोमोजोम्स में डिफरेंस क्या होता है? क्रोमैटिन एक्टिव
और एक्टिव और क्रोमेटिन कब मिलता है सेल में, सेल के ड्यूरिंग द सेल डिवीजन या बिफोर द सेल डिवीजन? नहीं समझ में आया तो कुछ भी नहीं समझ में आया फिर जब तो अभी तक जितने चीज़ें मैंने बताया पूरा वो व्यर्थ गया, मतलब वो वेस्ट ही गया सारा का सारा। ठीक है, एक बार आते हैं प्रीवियस स्लाइड पर आते हैं और तुमको रिवाइज कराते हैं, फिर आते हैं यहाँ पे। हम जो चीज़ें पढ़े हैं, हम पढ़ रहे थे कि स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोजोम पढ़ रहे थे। क्रोमोजोम्स के लिए डेफिनेशन क्या बताया था? क्रोमोजोम क्या होते हैं? क्रोमोजोम इज अ हाईली coiled ribbon like structures formed by the condensation of chromatin fiber during the cell division। ठीक है, जैसे कि ये क्रोमैटिन से सेल डिवीजन में जाएंगे और सेल डिवीजन में ये कंडेंस्ड होंगे, क्वाइल्ड होंगे और क्या फॉर्म करेंगे? ये क्रोमोजोम। तो क्रोमोजोम कब फॉर्म हुआ? ड्यूरिंग दी सेल डिवीजन। बिफोर दी सेल डिवीजन जो डीएनए प्रेजेंट होते हैं किस फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं? क्रोमैटिन फाइबर्स के फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। क्लियर, समझ में आया? चलो दूसरा कि अब इसके पहले और क्या पढ़े थे यहाँ पे? ठीक है, क्रोमोजोम्स दो चीज से मिलकर बने होंगे, एक क्या? डीएनए और दूसरा हिस्टोन प्रोटीन। कौन डिस्कवर किए थे इसको? वाल्टर फ्लेमिंग ने। किस में डिस्कवर किए थे? एनिमल्स में। एनिमल्स में भी किस में देखे थे? ये सैलमेंडर, लार्वी ऑफ द सैलमेंडर्स में देखे थे। ठीक है, जो इंपॉर्टेंट है, बाकी सारी चीजें नहीं आ रहा हूं। अब आ जाए क्रोमैटिन्स। क्रोमैटिन्स के लिए मैंने क्या बोला था कि क्रोमैटिन्स क्या होते हैं? हाँ, अनक्वाइल्ड फाइन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं। ठीक है, जो कब देखने को मिलता है? बिफोर दी सेल डिवीजन। समझ क्या हुआ? ऐसे क्यों एक्सप्रेशन कर रही है कि नहीं कुछ समझ में आ रहा है, बोरिंग लग रहा है? बोरिंग लग रहा है क्या? नहीं ना? चल ठीक है, तो ये चीजें इधर इधर। अब यही क्रोमैटिन क्या होते हैं? ये कंडेंस्ड होते हैं कब? ड्यूरिंग दी सेल डिवीजन। जो क्लियरली यहाँ पे एकदम मतलब एकदम इजी से करके मैं बता रहा हूँ। ड्यूरिंग द सेल डिवीजन कंडेंस्ड क्वाइल टू फॉर्म दी क्रोमोजोम। अच्छा, यहाँ पे मैं पूरा सेंटेंस नहीं लिखा हूँ, ये समझ जाना ना, ये क्रोमैटिन हेडिंग दी है ना, तो क्रोमैटिन ड्यूरिंग दी सेल डिवीजन कंडेंस्ड टू फॉर्म दी क्रोमोजोम्स। जो यहाँ पे स्ट्रक्चर्स भी दिख रहे हो, ये क्या है ना? ये अनक्वाइल्ड है। ये अनक्वाइल्ड थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर दैट इज द क्रोमैटिन्स है। ये ड्यूरिंग द सेल डिवीजन कंडेंस्ड और क्वाइल्ड हो रहे हैं और एक पार्टिकुलर रिबन लाइक स्ट्रक्चर्स की फॉर्मेशन कर रहे हैं, दैट इज द क्रोमोजोम। ठीक है ना? अब समझ में आया? तो मैं एक आगे यहाँ पे ना, यहाँ पे ठीक है, यहाँ पे मैं यहाँ पे क्रोमैटिन्स के लिए तो लिखा ही ना, अनक्वाइल्ड होते हैं, एक्टिव होते हैं कब? ड्यूरिंग द इंटरफेज। क्रोमोजोम्स के लिए कंडेंस्ड, क्वाइल्ड और इनएक्टिव होती है ड्यूरिंग द सेल डिवीजन। ठीक है, बहुत सारी चीजें ऊपर से याद नहीं रहा तो एक एक टर्म याद रखेंगे पहले, फिर वो तो डेफिनेशन तो याद रखना ही पड़ेगा तुम्हें। ठीक है, यहाँ पे आ गए ना, तो यहाँ पे क्या बता रहे थे कि यही चीजें कि ये लूजली पैक्ड है, और लूजली पैक्ड है तो लाइटली स्टेन्ड होंगे, और लाइटली स्टेन्ड है तो ये क्या होंगे? ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव होंगे। ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव होंगे क्योंकि लूजली पैक्ड है तो इजिली इसके साइट, एंजाइम के साइट वहाँ पे विजिबल होंगे, तो वहाँ पे एंजाइम बाइंड करके और ट्रांसक्रिप्शन करा सकते हैं। तो ये क्या होंगे? ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव होंगे। ये तीनों के तीनों पॉइंट्स ये ध्यान रखेंगे यहाँ पे। ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव होंगे। अब इसके लिए टाइटली पैक्ड के लिए बताओ यहाँ पे क्या क्या चीज़ें होंगी? टाइटली पैक्ड है तो क्या ये लाइटली स्टेन्ड होंगे या डार्कली स्टेन्ड होंगे? डार्कली स्टेन्ड होंगे। ठीक है, डार्कली स्टेन्ड होंगे ये। ठीक है, सेकेंड ये क्या होंगे? डार्कली स्टेन्ड होंगे। और ये बताना ये ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव या इनएक्टिव होंगे? ट्रांसक्रिप्शनली इनएक्टिव होंगे। ट्रांसक्रिप्शनली इनएक्टिव। तो अब समझ में आया क्रोमैटिन कितने टाइप्स के होते हैं? 2 टाइप्स के होते हैं। कौन से? यूक्रोमैटिन्स एंड हेट्रोक्रोमैटिन्स। यूक्रोमैटिन्स क्या होते हैं? लूजली पैक्ड क्रोमैटिन्स होते हैं, लाइटली स्टेन्ड होते हैं,
एंड ये क्या होते हैं, ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव होते हैं। हेट्रोक्रोमेटिन्स क्या होते हैं, ये टाइटली पैक्ड क्रोमेटिन्स होते हैं जो डार्कली स्टेन्ड हो जाएंगे और ट्रांसक्रिप्शनली इनएक्टिव होते हैं। ठीक है, क्लियर है यहां तक? अगर ये चीज समझ में आ गया तो ऊपर भी बताया था कि क्रोमेटिन्स भी ये दो कंपोनेंट से मिलकर बने होते हैं। ऊपर क्या बताया था, डीएनए एंड लूजली पैक्ड स्टोन प्रोटीन्स। अब आते हैं ना इसके फर्स्ट कंपोनेंट पर आते हैं, वो देखते हैं। फर्स्ट कंपोनेंट कौन सा है, स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। डीएनए है। अब डीएनए के स्ट्रक्चर्स के बारे में हम देखेंगे कि डीएनए के स्ट्रक्चर्स कैसे होता है। तो जो भी तुम्हारा हो यहाँ पे हेडिंग डालेंगे स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए, स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। ठीक है, डीएनए को डिस्कवर्ड किसने किया था, तो डीएनए को फर्स्टली जो डिस्कवर्ड किए थे वो कौन किए थे, हाँ रोजलिंड फ्रैंकलिन। ठीक है, रोजलिंड फ्रैंकलिन ने सबसे पहले डीएनए के स्ट्रक्चर्स को देखा था उन्होंने। ठीक है, तो जो जब तुम बुक में पढ़ोगे ना तो बुक में भी ऐसा ही दिया हुआ है, शेप ऑफ डीएनए वाज फर्स्ट स्टडीड बाय दी रोजलिन फ्रैंकलिन। इनकी थोड़ी भी स्टोरी भी है ऐसे, क्योंकि अच्छा जो बाद में डबल हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ द डीएनए बताए थे, वो बताए थे दो साइंटिस्ट जेडी वाटसन एंड क्रिक ने बताए थे, जो उनको 1962 में नोबेल प्राइज उनको मिला। बट इनसे पहले ना वो रोजलिन फ्रैंकलिन ने ऑलरेडी डबल हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ द डीएनए बता दिए थे। बट वो ना उनको कैंसर हुआ था, कैंसर ही था शायद, आई थिंक कैंसर ही था। तो जब तक ले वो उसको पब्लिश करवाया पेपर्स को, तब तक उनकी मौत हो गई थी, डेथ कर गए थे। तो इन्हीं के वर्क को ना ये वाटसन एंड क्रिक ने चुराया, मतलब जाकर उनके सारे स्टडी को चुराया और जाकर इसको पब्लिश कर दिए। और पब्लिश कर दिए तो इनको इस पे मिल गया नोबेल प्राइज, क्योंकि उस टाइम तक किसी को नहीं पता था कि जो जेनेटिक मटेरियल होती हैं, जो जेनेटिक मटेरियल डीएनए होती हैं, आखिर इसकी स्ट्रक्चर्स कैसे होते हैं, सिंगल स्ट्रैंडेड होते हैं या डबल स्ट्रैंडेड होते हैं, इन डीएनए में नाइट्रोजनस बेसिस किस तरह से अरेंज होते हैं और कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं, किसी को कोई पता नहीं था। तो उन्होंने एग्जैक्टली एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी के थ्रू उन्होंने रोजलिन फ्रैंकलिन ने एग्जैक्टली वो पता कर लिया था। बट वो जब तक अपनी रिसर्च पब्लिश कर तब तक वो मर गई थी। तो इन लोगों ने उनके रिसर्च को चुराया या कुछ भी बोल सकते हो। ठीक है, तो इन लोगों ने पब्लिश किया, तो फिर इन लोगों को, क्योंकि उस टाइम का ये नोबेल वर्क था, लाइफ साइंस में ये नोबेल वर्क था। एक्चुअली इनको ना बायोकेमिस्ट्री में मिला था, क्योंकि ये केमिस्ट्री में पार्ट आ जाती है, क्योंकि डीएनए वगैरह पढ़ोगे ना तो केमिस्ट्री, जैसे शुगर हो गया, नाइट्रोजनस बेसिस हो गए, फॉस्फेट हो गया, तो ये क्या है ना, ये केमिकल कंपाउंड्स है। तो ये केमिस्ट्री में मिला था इन लोगों को नोबेल प्राइज। ठीक है, तो आ जाओ वही। तो सबसे पहले शेप ऑफ डीएनए वाज फर्स्ट स्टडीड बाय, किसने स्टडी किए थे, रोजलिंड फ्रैंकलिन। क्या हुआ और कब, ओके ओके सिप। ठीक है, और इन्होंने कब, मतलब कि फर्स्ट स्ट्रक्चर ऑफ शेप ऑफ द डीएनए देखा था, तो 1953 में। तो यहाँ पे जरूर लिखेंगे इन 1953 शेप ऑफ डीएनए वाज फर्स्ट स्टडीड बाय द रोजलिन फ्रैंकलिन इन 1953। उसके बाद डिटेल्ड बोलो या ऐसे भी बोल सकते हो कि डिटेल्ड डबल हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए वाज प्रपोज्ड बाय द वाटसन एंड क्रिक। ठीक है, वाटसन एंड क्रिक।
वाटसन एंड क्रिक, इनकी ना बुक है एक मॉलिक्यूलर बायोलॉजी की, इतनी सी मोटी है बुक मॉलिक्यूलर बायोलॉजी की, इतनी सी है, बस इतनी सी है, और मॉलिक्यूलर बायोलॉजी है केवल उसमें, ना डीएनए वगैरह के बारे में जितना मेरे पास बुक है वो उसका मतलब कि ओरिजिनल कॉपी है, फॉरेन अथर है ना, तो वो यहाँ बहुत महंगी मिलती है, लगभग 2500-3000-4000 करीब में एक बुक मिलती है वो, केवल मतलब कि उसमें हालांकि डीएनए और सेल वगैरह के बारे में सारी चीज़ दिया हुआ, इतनी मोटी है। proposed double helical structure of डीएनए, ठीक है। इसके लिए इनको क्या मिला था, नोबेल प्राइज मिला था, कब मिला था, 1962 में मिले थे, फॉर which they were awarded by नोबेल प्राइज, ठीक है, नोबेल प्राइज कब 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 बताना, इन 1962, ठीक है। तो जब भी पूछा जाए शेप ऑफ डीएनए वाज फर्स्ट स्टडीड बाय तो रोजलिन फ्रैंकलिन, एंड डिटेल double helical structure of the DNA was given by the Watson and Crick. For these, they were awarded by the Nobel Prize in 1962. ठीक है। अब जो डीएनए होती है ना, डीएनए ये राइट हैंडेड डबल हेलिकल स्ट्रक्चर्स होते हैं जो एक स्ट्रैंड्स दूसरे स्ट्रैंड्स के एंटी पैरेलल अरेंज्ड होते हैं या ओरिएंटेड होते हैं। कैसे, अभी एक बार देख लो, जैसे ऊपर भी बनाए थे ना, कि अगर मैं बोलूँ ये क्या है, एक स्ट्रैंड्स है, स्ट्रैंड्स मतलब क्या समझते हो, स्ट्रैंड्स मीन्स क्या समझते हो, स्ट्रैंड्स मतलब कि कोई एक धागा है इस तरह से, स्ट्रैंड से एक और दूसरा धागा होगा तो क्या हो जाएगा, सिंगल स्ट्रैंडेड, ये एक और इसके सामने रख देंगे तो क्या हो जाएगा, डबल स्ट्रैंडेड से हो जाएंगे। तो ये क्या होती है ना, डीएनए डबल हेलिकल स्ट्रक्चर्स होते हैं जो कैसे होते हैं, राइट हैंडेड होते हैं, राइट हैंडेड डबल हेलिकल स्ट्रक्चर्स होते हैं। राइट हैंडेड का मतलब कि जब ये क्वाइलिंग करेंगे ना तो ये राइट साइड में जैसे होता है ना कि इस तरह से क्वाइल करें, ठीक है, राइट, तो राइट साइड में मतलब राइटली ये क्वाइल्ड होते हैं ये, ठीक है, एक स्टैंड दूसरे स्टैंड से ये क्वाइल्ड रहते हैं इस तरह से, ठीक है। जैसे रस्सी देखते हो, रस्सी में, हाँ जैसे कि ना दो धागा लेना और दोनों धागों के एक दूसरे पर जब उसको चलाओगे तो एक होगा ना कि अगर तुम लेफ्ट मतलब एंटी क्लॉकवाइज चलाओ या क्लॉकवाइज, अगर क्लॉकवाइज वो मतलब कि वो क्वाइल्ड होंगे ना, क्लॉकवाइज क्वाइल्ड होंगे तो राइट हैंडेड होंगे, एंटी क्लॉकवाइज क्वाइल्ड होंगे तो लेफ्ट हैंडेड होंगे। मतलब कि जैसे ये थ्रेड है दूसरा थ्रेड, तो अगर क्लॉकवाइज जाएंगे तो क्लॉकवाइज किस डायरेक्शन में जाएगा, बताओ किस डायरेक्शन में जाएगा, ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, ठीक है, एक स्ट्रैंड पे दूसरा स्ट्रैंड ऐसे जाएगा, ठीक है। तो क्लॉकवाइज जाएंगे तो क्या होगा, ये राइट हैंडेड हेलिक्स की फॉर्मेशन करेंगे, और यही एंटी क्लॉकवाइज जाएंगे तो क्या होगा, लेफ्ट हैंडेड हेलिक्स की फॉर्मेशन करेंगे। तो जो डीएनए अपन की होती है ना, ये डीएनए राइट हैंडेड डबल हेलिकल स्ट्रक्चर्स होते हैं, राइट हैंडेड डबल हेलिकल स्ट्रक्चर्स होते हैं। क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। तो वही चीज़ है कि ये एक स्ट्रैंड और दूसरा स्ट्रैंड कुछ इस तरह से प्रेजेंट है, एक स्ट्रैंड दूसरे स्ट्रैंड पे प्रेजेंट होंगे और एक स्ट्रैंड 5 to 3 डायरेक्शन में होंगे, सेकेंडली स्ट्रैंड्स इसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में होंगे। अब 5 और 3 स्ट्रैंड्स क्या होता है, इसके लिए जब हम इसके डीएनए के कंपोनेंट्स पढ़ेंगे तो समझ में आएगा। अभी मैं थोड़ी सी क्लियर कर दूंगा, 5 to 3 या ऐसे ना, 5 to 3 डायरेक्शन में प्रेजेंट है, और सेकेंड स्ट्रैंड्स क्या होगा, ये
3 to 5 डायरेक्शन में प्रेजेंट होगा। समझ में आया? नहीं समझ में आया? ये एग्जैक्टली जो प्रेजेंट होती है ना शुगर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होती है ना, उस पर पोजीशन के बेसिस पर बताते हैं 5 to 3 डायरेक्शन। ठीक है, बट अब इनके लिए डायरेक्टली याद करो, जब हम इसके कंपोनेंट पढ़ेंगे थोड़ी सी उसके स्ट्रक्चर्स मैं बता दूंगा। शायद टाइम भी हो रहा है ना? ठीक है, टाइम हो रहा है, कोई बात नहीं, एक लाइन लिख लो बस। हम नेक्स्ट क्लास में आएंगे तो इसका कंपोनेंट पढ़ेंगे ना। कंपोनेंट ऑफ दी डीएनए 3 कंपोनेंट पढ़ते हैं, कौन कौन से? नाइट्रोजनस बेसिस, शुगर्स एंड दी फॉस्फोरिक एसिड फॉस्फेट पढ़ते हैं। क्या बोल रहे हो? हाँ, अब वही ना बता रहे हैं कि शुगर की पोजीशन जो ओरिएंटेशन होती है ना शुगर्स पे, जैसे शुगर, इसमें कौन से शुगर प्रेजेंट होते हैं? राइबोस शुगर। 5 कार्बन्स के शुगर प्रेजेंट होते हैं, और 5 कार्बन्स के शुगर्स पे ना, उस पे ना कार्बन की पोजीशन होती है फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। तो फिफ्थ पे इसके फॉस्फेट अटैच्ड होंगे यहाँ पे, फिर इसके थर्ड पोजीशन पे नेक्स्ट शुगर्स के फॉस्फेट्स अटैच रहते हैं। यदि इस डायरेक्शन में होंगे ना तो वो 5, और लास्ट में आते आते जो शुगर का 3 पोजीशन होगा ना यहाँ पे ओपन रहेगा। थोड़ी सी चीज़ें अभी नहीं समझ में आएगा, मैं ना नेक्स्ट क्लास में इसको क्लियर करूँगा। मतलब तुम्हारा बोलने का क्या मतलब था, फिर से एक बार रिपीट करना, क्या बोल रहे थे? नहीं नहीं, 5-3 से बड़ा नहीं है, वो मैं बता रहा हूँ ना। देखो ये, अब देखो ये शुगर है, ये ठीक है, ये शुगर है ये, ठीक है, ये फर्स्ट कार्बन, सेकेंड कार्बन, थर्ड कार्बन, फोर्थ कार्बन, और यहाँ पे भी एक फिफ्थ कार्बन होते हैं शुगर की पोजीशन। ठीक है, अब क्या होता है ना, इसके फिफ्थ कार्बन पे यहाँ पे फॉस्फेट अटैच होते हैं। ठीक है, और नेक्स्ट, और ये यहाँ पे क्या होता है ना, फर्स्ट कार्बन से यहाँ से नाइट्रोजनस बेसिस अटैच होते हैं। फिर इसके नीचे लीनियर में जाएंगे ना तो इसके 3 यहाँ पे 3 प्राइम यहाँ से फॉस्फेट से अटैच होंगे। फिर नेक्स्ट शुगर का कुछ इसी तरह से यहाँ पे ओरिएंटेशन देखने को मिलेगा। ठीक है, अगर इस डायरेक्शन में चले जाएंगे ना तो ये 5 to 3 डायरेक्शन बन जाएगा ये, और जस्ट इसके अपोजिट उसके उल्टा ओरिएंटेशन सेकेंड स्ट्रैंड की होती है, और वो क्या होगा यहाँ पे ना, ऐसे हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, और ऐसे हो जाएगा ना तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, ये जिस तरह से 1 2 3 4 5, तो इधर क्या हो जाएगा, हाँ 1 2 3, ठीक है, यहाँ पे 4, और यहाँ पे क्या हो जाएंगे 5। अब इस अपोजिट डायरेक्शन में यहाँ पे शुगर नाइट्रोजनस बेसिस की ओरिएंटेशन होगा। ठीक है, फिर इसके 5 पोजीशन से इधर से यहाँ पे नाइट्रोजन, यहाँ पे इसके 5 पोजीशन से नाइट्रोजनस बेसिस और इससे अटैच्ड होंगे। अब क्या होगा ना कि एक ओरिएंटेशन यहाँ पे 5 to 3 जा रहा है, और दूसरा इसके उल्टा जा रहा है, 3 to 5 होते जाएंगे। ये बड़ा नहीं, यहाँ पे शुगर के पोजीशन को बताई जाती है 5 प्राइम 3 प्राइम, वो बताई जाती है। इसको ना मैं डायग्राम के थ्रू नेक्स्ट क्लास में क्लियर कर दूंगा। ठीक है, बस 1-2 स्टेटमेंट लिख लो, बस उसको हम कर लेंगे। ठीक है ना, वो तुम्हें बोल रहे हो ना 5 ज़्यादा बड़ा है 3 ज़्यादा बड़ा छोटा है, वो चीज़ें नहीं चलता यहाँ पे। नहीं नहीं नहीं, क्योंकि ये बिल्कुल ना, ये सारे के सारे शुगर्स और फॉस्फेट और नाइट्रोजनस बेसिस की ओरिएंटेशन को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, देखेंगे एक पॉइंट, DNA is right-handed double helical structures formed by two individual DNA strands found by two individual DNA strands aligned in an anti-parallel direction, aligned in an anti-parallel direction। अब बच्चे बताओ, ये देखिए, एक स्ट्रैंड से दूसरा स्ट्रैंड से, ये एक स्ट्रैंड का डायरेक्शन अलग है, दूसरा इसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन है, एंटी पैरेलल बन रहा है ये, और यही 2 स्ट्रैंड्स मिलकर डीएनए हेलिक्स की फॉर्मेशन करते हैं।
एक स्ट्रैंड की ओरिएंटेशन 5 to 3 डायरेक्शन होगा, दूसरे स्ट्रैंड की ओरिएंटेशन 3 to 5 डायरेक्शन होगा। समझ में आया? तो एक और पॉइंट लिख लो यहाँ पे, वन स्ट्रैंड इज ओरिएंटेड इन, और यहाँ पे ध्यान देना 5 to 3 डायरेक्शन ऐसे लिखते हैं। ये 5 प्राइम बोलो तो इसको ना हम 5 to 3 डायरेक्शन बोलते हैं। वन स्ट्रैंड इज ओरिएंटेड इन द 5 to 3 डायरेक्शन, ये यहाँ पे लिखा हुआ है, एंड अदर स्ट्रैंड इज, हाँ, वन स्ट्रैंड इज ओरिएंटेड इन 5 to 3 डायरेक्शन एंड अदर स्ट्रैंड इज 3 to 5 डायरेक्शन। क्लियर है? क्लियर? इधर इधर बच्चे, एक ये स्ट्रैंड्स, दूसरा स्ट्रैंड्स, ये स्ट्रैंड्स 5 to 3 डायरेक्शन में जा रहा है, सेकेंड स्ट्रैंड्स 3 to 5 डायरेक्शन में जा रहा है, और एक दूसरे के दोनों क्या होते हैं, एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में रहते हैं, अपोजिट ओरिएंटेशन रहते हैं इसके। क्लियर है? चलो अब इसके ना कंप्लीट हम इसके कंपोनेंट ऑफ द डीएनए एंड स्ट्रक्चर ऑफ द डीएनए कंप्लीटली बनाएंगे नेक्स्ट क्लास में। चलेगा? अभी तक ले जो पढ़े उसको स्टॉप कर देना। अभी तक ले जो पढ़े समझ में आया? किसी को कोई डाउट है यहाँ तक?